2009 में होने वाले नटी पट्टी केव इंसिडेंट के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि बहुत फेमस और हॉरिबल केव इंसिडेंट था। अगर आप नटी पट्टी केव इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल इसी तरह 40 साल पहले एक इंसिडेंट देखने को मिला, वाइल्ड कैट केव डिजास्टर। आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 अक्टूबर 1965 सुबह के वक्त मॉरिस बेजोल्ट की बस वाइल्ड कैट केव के पास से गुजर रही थी। यह केव क्लेवलैंड यूएसए में मौजूद है और इसकी एंट्रेंस बिल्कुल मौत की तरह दिखाई देती है। इंटरेस्टिंगली, मॉरिस इस केव को कई बार पहले भी विजिट कर चुका था और इसी बहाने उसे आज मौका मिल जाता है कि वो इसको दोबारा विजिट करे, क्योंकि आज का मौसम बिल्कुल क्लियर था और इसके लिए आज परफेक्ट डे था। वो अपने दो दोस्तों को लेकर बिना किसी को बताए केव की एंट्रेंस के पास आ जाता है और इस बार उनका प्लान था केव की गहराई में जाने का, जो कि इससे पहले कभी नहीं गए। वो इस केव में घुसते हैं और ऑब्वियसली केव छोटी थी, इसलिए वो अपने घुटनों के बल आगे चलते हैं। केव के चारों अतराफ नोकीले पत्थर निकले हुए थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, सर्दी में मजीद इजाफा हो रहा था और अब वो केव के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां रोशनी आना अब बंद हो चुकी थी, यानी गुप्त अंधेरा। वो केव में 80 फीट आगे जाना चाह रहे थे, जहां एक मिस्टीरियस चैम्बर मिलने वाला था और यही वो जगह थी जहां से वो टर्न लेकर वापस आ सकते थे। मॉरिस तकरीबन 35 फीट आगे पहुंचता है और उस पॉइंट पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था और यहाँ से केव की चौड़ाई मजीद छोटी हो जाती है, तकरीबन 12 इंच की, यानी एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। मॉरिस यहाँ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था और वो इस पॉइंट को क्रॉस कर लेता है और अब वो कुछ इस हालत में दिखाई दे रहा था। इसकी बॉडी पर कट्स और स्क्रैचेस आ रहे थे, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ गलती ये हुई कि वो इस केव में आगे के बजाय लेफ्ट साइड पर मूव कर लेता है, क्योंकि ये कोई पैसेज नहीं बल्कि एक कारवेज था, यानी केव के अंदर एक लंबी दरार। मॉरिस अपने दोस्तों से भी अलग हो चुका था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो गलत रास्ते पर है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्पेस मजीद टाइट हो रही थी। अब वो सिर्फ अपने पाँव का ही इस्तेमाल कर सकता था। अब मॉरिस को पैनिक अटैक्स भी आ रहे थे, लेकिन वो स्पेस इतनी बड़ी नहीं थी कि मॉरिस यहाँ से टर्न ले सकता और वापस आ सकता। अब मॉरिस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां स्पेस बहुत टाइट थी और केव के दोनों अतराफ बड़े बड़े पत्थर निकले थे। मॉरिस मजीद आगे बढ़ता है कि वो मिस्टीरियस चैम्बर से टर्न लेकर वापसी जा सके, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो दोनों पत्थर स्लिप होकर मॉरिस को दबाने लगते हैं। अब मॉरिस को महसूस होने लगा कि सामने कोई रास्ता नहीं है और अगर वो जरा भी हिलता है तो वो पत्थर उसे मजीद पकड़ लेते हैं और उसे दर्द होने लगता है। मॉरिस को अब लग चुका था कि वो अपसाइड डाउन पोजीशन में इस केव में फंस चुका है और वो भी अंधेरे में, यानी 60 फीट की गहराई में। मॉरिस के सिर्फ पांव काम कर रहे थे, जबकि उसके हाथ बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते थे। अब मॉरिस चिल्लाता है, रोता है, मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस था। वो घंटों तक ऐसे ही लटका हुआ रहता है। मॉरिस के अंदर गए हुए 20 घंटे हो चुके और दोनों दोस्तों को अब घबराहट होने लगी थी। वो वापस बस में जाते हैं और वो अपने टीचर्स के साथ सारा मामला शेयर करते हैं। उन्हीं टीचर में से थे विलियम पॉवेल। वो इन दोनों दोस्तों को लेकर केव के पास आते हैं और केव के अंदर जाते हैं और एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से विलियम को मॉरिस के चीखने की आवाजें आती हैं। वो आगे बढ़ते हैं और मॉरिस के क्लोज पहुंच जाते हैं। विलियम मॉरिस को देख तो सकते थे, लेकिन वो मॉरिस के करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि केव अब मजीद टाइट हो गई थी और वो मॉरिस से 10 फीट की दूरी पर थे। वो मॉरिस के सिर्फ पाँव को ही देख सकते थे, लेकिन विलियम पॉवेल मॉरिस की हेल्प नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मजबूरन फायर फाइटर्स की टीम को बुलाते हैं ताकि मॉरिस को रेस्क्यू किया जा सके। फायर फाइटर्स की टीम का प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो सबसे पहले मॉरिस को कंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि मॉरिस अंदर पैनिक हो रहा था और इससे भी इम्पोर्टेंट था मॉरिस का कॉन्शियस होना, और इसलिए वो एक शख्स को अंदर भेजते हैं जो अपनी बातों से उसे उलझा कर रखे। फायर फाइटर्स की टीम के पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि वो मॉरिस को रस्सी से खींचकर बाहर निकालें और दूसरा केव के ऊपर ड्रिल करके एक नई हॉल बनाई जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फजूल था, क्योंकि केव के अंदरूनी सतह बिल्कुल कमजोर थी और ड्रिल करने से उसका कोलैप्स होने का खतरा भी था। अब वो इस केव में जगह जगह बल्ब लगाते हैं और साथ में हीटर भी लगाते हैं, जिससे मॉरिस को थोड़ी गर्मी लगे, और साथ में ऑक्सीजन के लिए पतली पाइप लगाते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और मॉरिस को उल्टा लटके हुए भी 6 घंटे हो चुके थे। जरा सोचें
6 घंटे से उल्टा लटके हुए, बगैर कुछ खाए पिए, अंधेरे में जख्मों से चूर उसकी क्या हालत होगी। पूरे यूएसए में स्टोरी फैल चुकी थी। दूर दराज से लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने आ रहे थे। केव के अंदर फंसे हुए मॉरिस को यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुल्क में कितना फेमस हो चुका है। रेडियो टीवी में सिर्फ उसकी ही न्यूज चल रही थी। मॉरिस की तरह यूट्यूब के इस केव में हम भी फंसे। हमें जरूरत है आपकी रेस्क्यू की, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कीजिए। यूएसए के अंदर यह दूसरा बड़ा हादसा था आफ्टर फ्लाइट कॉलिंस इंसिडेंट इन 1925। इस इंसिडेंट में फ्लाइट कॉलिंस तो मर गया था, लेकिन चले देखते हैं कि इस इंसिडेंट में मॉरिस के साथ क्या होने वाला है। फायर फाइटर्स को और स्मार्ट होना था और वो ऐसा ही करते हैं। वो रेडियो से एक अनाउंसमेंट करते हैं, इफ यू आर इन द सिटी, स्मॉल इन बॉडी साइज एंड हैव मिनिमल क्लास्ट्रोफोबिया, प्लीज कम टू हिंकली रिजर्वेशन इमीडिएटली। इस अनाउंसमेंट के बाद मुख्तलिफ लोग इस जगह तक पहुंचते हैं और केव में अंदर भी गए, लेकिन वो मॉरिस को बाहर निकालने में नाकाम रहे। लोग सिर्फ अंदर जाते और मॉरिस को करेज करते और वापस निकलते। आखिरकार करते करते रात के 11 बज चुके थे और मॉरिस की फैमिली भी रेडियो से पैगाम सुनकर वहां पहुंच गई। मॉरिस की हालत मजीद बिगड़ रही थी और वो अपना कॉन्शियस लेवल खो रहा था। रेस्क्यू वाले उसे जगाए रखने के लिए उसे मुसलसल बातचीत कर रहे थे और इससे बहुत ही अजीब व गरीब सवालात पूछ रहे थे। फायर फाइटर्स को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो स्मार्ट हो और बहादुर भी हो, लेकिन रात तेजी से गुजर रही थी और अब सुबह के 7 बज चुके थे। मॉरिस के इस केव में लटके हुए 19 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर नजर आती है एक नई उम्मीद। क्लेवलैंड में एंड्रयू नामी एक शख्स था। इसके 2 बेटे थे, 15 साल का माइक और 13 साल का जेरी। उन्होंने जब रेडियो में मॉरिस की खबर सुनी तो उन्होंने सोचा शायद वो इसकी मदद कर सकते हैं। दोनों माइक और जेरी बहुत स्किलफुल बच्चे थे और साइज में भी छोटे थे। आखिरकार वो 9 बजे इस केव के पास पहुंचते हैं। फायर फाइटर्स से परमिशन मिलने के बाद वो दोनों अंदर केव में दाखिल होते हैं। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद माइक मॉरिस के करीब पहुंच जाता है। वो पूरे केव फ्लोर को ग्लाइसरीन सोल्यूशन से नहला देता है। माइक अपने साथ 4 रस्सियां भी लाया था, 2 से खुद को बांधा हुआ था और 2 मॉरिस के पांव बांधने के लिए। माइक सिर्फ एक हाथ से सारा काम कर रहा था क्योंकि दूसरा हाथ बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा था। माइक रस्सी को बांधता है और फिर केव में इंस्टॉल्ड पुलिस सिस्टम में डालता है और फायर फाइटर्स को बोलता है कि आप उसे खींचें। जब मॉरिस को खींचते हैं तो अपनी जगह तकरीबन 6 इंच तक हिलता है और फिर अचानक रस्सी उसके पांव से स्लिप होती है, जिसके बाद मॉरिस दोबारा नीचे गिरता है और इसे काफी जख्म आते हैं। माइक दोबारा रस्सी बांधता है और फिर फायर फाइटर्स की टीम को सिग्नल देता है। मॉरिस को अटके हुए 24 घंटे हो चुके थे। मॉरिस बहुत ही अजीब पोजीशन में लटक चुका था। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, उसे सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही थी। माइक दोबारा केव में जाता है और मॉरिस के पांव के साथ उसकी चेस्ट को भी बांधता है और दोबारा टीम खींचना शुरू करती है। मॉरिस कई जख्मों और दर्द के बाद अब उसका शोल्डर फ्री हो चुका था। मॉरिस अब बाहर की तरफ मूव कर रहा था और आखिर मॉरिस सिर्फ चंद हाथों की दूरी पर था और रेस्क्यू टीम उसे हाथों से पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। फाइनली 26 घंटे और 24 मिनट्स के बाद मॉरिस अब केव से निकल चुका था। कई सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार जब हजारों लोग मॉरिस को स्ट्रेचर पर बाहर आता देखते हैं तो उनकी आंखें खुशी से उभर आती हैं। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और अब ही वॉज ऑलराइट। माइक की ब्रेवरी के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है और उसके बाद केव को ब्लास्ट करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है ताकि दोबारा ऐसा हादसा पेश ना आ सके। हजारों लोगों की दवाओं और रेस्क्यू टीम की मेहनत से आखिरकार यह मिशन कामयाब हुआ। एंड नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन में हमारा साथ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।